देखें, अगर आप भी ये गलती करेंगे ना तो ये विवाद अब कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो 3 जो है जमीन सर्वे में गलती आपको नहीं करना है। अब ये 3 सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं गलतियां। अब पहला, ये जो देख सकते हैं जमीन का टुकड़ा है। अब ये जमीन का टुकड़ा यानी सर्वे जब जमीन का होगा तो इस जमीन का किया जाता है सीमांकन। तो अगर आपके जमीन का गलत सीमांकन अगर हो गया, गलत सीमांकन अगर एक बार कर दिया कि जमीन का मान लेते हैं मैप बनाने में ही गलती हो गया, आज जिसका भी वर्तमान में जो रिविजनल सर्वे वाला मैप है उसमें जिसका मैप त्रुटि है, आज तक विवाद, जब भी जमीन की नापी होती है एक विवाद उत्पन्न होता है। अब ये जो है सामने वाला जो है वो कह देगा कि आपका मैप गलत था, आप जाने, मेरा सही है, मेरा अधिक जमीन निकल रहा है। तो इसलिए ये विवाद जो है चलते रहता है। तो गलत सीमांकन जो है आपको तुरंत देखना है कि आखिर जो जमीन का एरिया है कम से कम वो सही मेजर किया गया कि नहीं किया गया। जितना मेरा पहले मैप पर था, जितना मेरा कागजात पर था, उतना मेरा जो है जमीन को नक्शे में निकाला गया या नहीं निकाला गया। तो ये सारा जो है आपको एक बार देखना बेहद जरूरी है, नहीं तो बाद में जो है गलत सीमांकन अगर एक बार हो जाता है ना तो विवाद उत्पन्न लेता ही है। अब यहाँ पर ये हो गया दूसरा जो है पॉइंट, वो है गलत नाम। ठीक है, यहां पर गलत नाम, यह नाम के साथ साथ जो है ना यह एक समझ सकते हैं खाता भी गलत हो जाता है तो ये बड़ा समस्या उत्पन्न करता है। ये सब देखना बेहद जरूरी है। कैसे देखेंगे वो भी बताएंगे। अब यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ी बात है रकबा, जमीन का जो रकबा है वो गलत नहीं होना चाहिए। जमीन का प्लॉट नंबर यानी खेसरा जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये मिलान में गलती नहीं होना चाहिए। खेसरा तो जमीन का नया मिलेगा ही, लेकिन जो मिलान है उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब इसको हम डिटेल से ही बताएंगे। आज आपके कुछ सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे, बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपका क्या समस्या है। और अगर आप भी कोई समस्या से अगर जूझ रहे हैं ना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपको बता सकें क्या करना है, कैसे करना। आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक खतियान है, नाम ठीक है मगर जाति गलत है, और खतियान किस आधार पर बना उसका पेपर मेरे पास नहीं है। मेरे जो है सर्वे ऑफिस में जो है बूढ़ा मगर जो है यहाँ पर रोकरे सर गल गया, बोला कि अब हम क्या कर रहे हैं बताएं सर। तो देखें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास जो खतियान है जमीन का, इसका एक बेहतर विकल्प है। जमीन का मेरे पास खतियान है, अब उसके बाद जमीन का जो जमाबंदी हम खतियान से कायम करवाएंगे तो इसमें कम से कम जो है जमाबंदी में आप अपना जाति अगर सही करवा लेते हैं, जाति अगर सही हो गया, ठीक है, सही हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आगे भूमि का जो सर्वेक्षण होगा, भूमि का जो सर्वे होगा, उसमें आप जो है नया सर्वे में आप जो जाति के हैं वो जाति दर्ज करा सकते हैं। अब लेकिन आपके मन में सवाल होता होगा कि ये जमीन जो है किस आधार पर बना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। देखें बिल्कुल आपके दखल में अगर जमीन होता है, सबसे बड़ी बात है कि जमीन हमारे दखल में है, जमीन का हम रसीद कटा रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में ठीक है जाति मेरा दूसरा उस पर आ गया है, कागजात पर दूसरा आ गया है, तो ये कानूनी तरीके से आप इसका सुधार करा सकते हैं। यानी आप लेकिन खतियान में अगर सुधार करना चाहते हैं, यानी अब आपका मन में है कि नहीं हम खतियान में ही सुधार कराएं, आपको दिक्कत नहीं है। आप अगर जमीन का म्यूटेशन में सुधार करा लेते हैं, जमीन पर आपका दखल है ही, लेकिन अगर आप खतियान में सुधार करवाना चाहते हैं तो ये पावर जो है यानी होना चाहिए ना कि टाइटल डिक्लेयर करने का पावर अंचल अधिकारी को नहीं है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो सिविल कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर आपकी जाति क्या है। तो इसलिए सिविल सूट में जाना पड़ेगा उनको, जो कि ये डिसाइड करवाना चाहते हैं कि उनका जो है जमीन का जो खतियान है उसमें सुधार होना चाहिए। मेरे साथ भी यही समस्या है, जमीन 8 कट्ठा है केवाला, लेकिन यहाँ पर जो है लोग जमीन जो है दबाकर 6 कट्ठा कर दिया है। ये कई बार जो है यहाँ पर मेजरमेंट करवाया गया और अमीन जो है यहाँ पर बरगला कर पैसा लेकर सही नापी नहीं करता है।
तो इसका सरल उपाय बताएं। सरल उपाय ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है ये मेजर तो करना ही पड़ेगा कि आपका जमीन 8 कट्ठा जो है 8, तो ये 8 कट्ठा यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, 8 कट्ठा जो जमीन आपका है वो कहाँ है। अब आप कहेंगे दबा कर 6 कट्ठा कर दिया, तो आपको क्या करना है कि आप एक पहले सरकारी अमीन हो गया, सरकारी अमीन, और साथ में कोई ऐसा जो निजी अमीन है वो अमीन बुला लेंगे, एक सरकारी अमीन एक निजी अमीन। अब सरकारी अमीन और निजी अमीन जो है दोनों रहेंगे तो क्या होगा कि आप देख लेंगे कि आपका ज़मीन कहाँ पर है। सरकारी अमीन का आपको एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करवा लेना है। अगर ये रिपोर्ट तैयार हो जाता है, अब उसके बाद जो है आप एफआईआर दर्ज करा देंगे कि आपका ज़मीन को व्यक्ति कब्जा किए हुए है, और एफआईआर में मेंशन कर देंगे कब्जा आप जो है खाली नहीं कर रहा है, और साथ में आप जो है सीओ को भी आवेदन दे देंगे। अब आप डिपेंड करता है कि देखें वो अगर नहीं छोड़ता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब मकान बना कर रह रहा है, आपकी ज़मीन को दबाकर मकान बना लिया है, तो इसमें से जो है ना किसी को ये पावर नहीं है कि जो किसी का निजी ज़मीन है उसको अतिक्रमण घोषित करके उसको वो खाली करवा सकते हैं। तो इसलिए फिर मामला जो है आपको कानूनी तरीके से जो है अपना दावा पेश करके आपको अपने पक्ष में आदेश जो है वो लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप अपनी ज़मीन को खाली करवा पाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोर्ट से आदेश मिलेगा, उसके बाद ही जो है आप कुछ कर पाएंगे। अगला सवाल है कि सर मेरे परदादा के नाम से ज़मीन था जो कि नीलाम हो गया, और जिसे जो है बाद में मेरे दादा के यहाँ पर है ना भाई ने जो है रियलाइज वापस लिया, जिसमें मुझे हिस्सा मिला है, लेकिन मेरे अंकल का कहना है कि ये ज़मीन मेरे फादर के नाम है, तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं, देखें यहाँ पर जो है परदादा के नाम ज़मीन था, ज़मीन जो है यहाँ पर परदादा के नाम था, और ये ज़मीन नीलाम हो चुका। अब ये जिसे बाद में मेरे दादा के जो भाई हैं उन्होंने जो भी किया वापस लिया, ज़मीन जैसे भी लिया प्राप्त किया और अपना वो नाम को भी दर्ज करा दिए हैं। तो अब दोनों भाइयों के द्वारा लिया गया या एक भाइयों के द्वारा लिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में देखें होता क्या है कि अब जैसे हिस्सा मिला है, लेकिन क्या होता है जिससे मुझे हिस्सा मिला तो हिस्सा इनको दिया गया। एक समय ऐसा था ना कि ये जो पूर्वज थे उनको ये पता था कि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट में ही ऐसा हुआ है, वापस ज़मीन को लिया गया है। लेकिन जो बाद की अगर बात करें सबसे पहले कि अंकल का कहना है कि ये ज़मीन मेरे फादर के नाम है, और बाद में ये समय बीतते गया और अब वो ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब होता है कि सबसे पहले उनका पिता का नाम दर्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे कंडीशन में अगर वो आपको बेदखल करते हैं तो अभी आपका वर्तमान में क्या है, दखल बरकरार है, दखल यहाँ पर बरकरार है। और ऐसे सिचुएशन में और दखल जो है कब्जा जो है वो आपका बहुत दिनों से है, आज वो कह रहे हैं कि ज़मीन हम नहीं देंगे। ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना, देखें अगर आप अपने नाम पर ज़मीन का जमाबंदी कायम करवा लिए हैं तो सपोर्ट करवा के, तब तो दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन आप ज़मीन का अगर जमाबंदी नहीं करवाएं, अभी उन्हीं के नाम से चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में अब आपको सिविल कोर्ट में जो है दावा कर देना चाहिए, टाइटल का दावा करेंगे। और देखें आप कहेंगे कि मेरा तो कागजात नहीं है, तो टाइटल का जो दावा होगा, एक तो आप जो है ज़मीन का पोजीशन में यहाँ पर है, और ये पोजीशन में आज से नहीं बहुत दिनों से है, तो पोजीशन के आधार पर जो है पहले आपको शेयर दिया गया, हक दिया गया, अब आपको जो है वो बेघर कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि आप करेंगे। और क्यों, जो इसलिए कि दादा के जो भाई थे उनके नाम ज़मीन जैसे ही दर्ज हुआ तो अब वो पहले ठीक था, पहले दादा दिए थे, स्वीकार किए थे, लेकिन अब वो जो है आपको बेदखल करना चाहते हैं, ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ज़मीन अभी भी वर्तमान में हमारे दखल में है। तो ये बात जैसे ही कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट हर तथ्य को देखने के बाद जो है दोनों पक्ष के गवाहों के सुनने के बाद जो है किसी प्रकार का निष्कर्ष जो है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में होता है, फिर आपको कागजात के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लाइफ टाइम आपका एक कागजात बन चुका है।
अगला सवाल है, 26 साल से जमीन बिक्री पत्र पर जो है बिक गई थी लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। 26 से कोई केस भी दर्ज नहीं है और अब तक और अभी फर्जी जो है फोटो लगाकर ऑनलाइन नक्शे के आधार पर किसी को जो है बेच दिया है। अभी भी जमीन हमारे ही पोजीशन में है, तो क्या करें। देखें यहाँ पर जो धोखा करने वाले हैं कितने बड़े धोखेबाज हैं कि अभी जमीन इनका जो है कब्जा बरकरार है, जमीन का पोजीशन इनके पास है। अब 26 साल से जमीन की बिक्री जो है पत्र पर बिक गई थी लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो देखें सबसे बड़ा चीज है ना कि जमीन का रजिस्ट्री अगर आप नहीं करवाते हैं, कोई केस दर्ज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आज वो जमीन का मालिक तो कोई और होगा। जमीन का मालिक अगर कोई और होगा तो वो जमीन बेचने के लिए स्वतंत्र है, वो बेच यहाँ पर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि सबसे बड़ी बात है जमीन का पोजीशन का। तो देखें जमीन का कब्जा भी एक मायने रखता है। अगर आप ये साबित कर लेते हैं कि आपका कब्जा, और हर यहाँ लिमिटेशन भी कानून है। अब जमीन मालिक है, जमीन आपकी जमीन है, कोई जमीन आपका कब्जा कर लिया, ये जमीन है, इस जमीन पर किसी ने आपका जो है आपकी जमीन को कब्जा कर लिया और आपने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया, आपने कहीं पर एडीएम कोर्ट में आवेदन भी नहीं किया, कहीं पर आपने किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया है, आप जो है कोर्ट में जाकर केस नहीं किए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये समय बीतता गया। अब 20 साल बाद कोई आता है या 50 साल बाद कोई आता है, ये दावा करता है ये जमीन हमारी है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं कहेंगे कि वो उसकी जमीन नहीं है, लेकिन कब्जा के आधार पर जो है कब्जा करने वाले को, कब्जा के आधार पर कब्जा करने वाले को कानूनी रूप से आप अधिकार अब दे चुके हैं। अब वो कानूनी रूप से अधिकार का दावा वो आपके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं और वो मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं एडवर्स पोजीशन के आधार पर। तो इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार आप जमीन के मालिक हैं, तो आपको जो भी करना है वो तय समय सीमा में, ऐसे आप कह लें कि जो तय समय सीमा है उसके भीतर ही आपको एक्शन लेना है। तो यहां भी जो है कि फर्जी फोटो लगाकर ऑनलाइन नक्शे के आधार पर किसी को अगर बेच दिया है, पोजीशन आपका है, तो आप जो है यानी जो खरीदा है उसके ऊपर और जो बेचा है दोनों के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, इसलिए कि आपका लंबे समय से कब्जा है और कब्जा के आधार पर आप दावा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कोर्ट का फैसला क्या होता है। अगला सवाल है, सर जैसा कि हम 20 साल दीवानी मुकदमा वादी की अनुपस्थिति में जो है यहाँ पर खारिज हो गया और खारिज के बाद जमीन अपने नाम पर नहीं करवा पाए, तो जमीन किसकी होगी, उसका असली मालिक कौन होगा, उस पर 50 जो है यहाँ पर पहले से हमारा कब्जा है, हम दीवानी मुकदमा जीत लिया है। तो देखें आप लिए हैं, उसके बाद उनको खारिज हो गया तो अपील करने का भी समय था, आगे वो जाकर अपील करते। तो ऐसे सिचुएशन में वो कुछ नहीं किए तो अब वो करने का भी उनको अधिकार नहीं है। अब आपका वो जमीन हो गया। अगर आपका देखें कब्जा है और कब्जा, अब फिर उनको कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको अपना कब्जा नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो है डिग्री का जो नकल है वो आप भी निकालिए। केस अगर कोई खारिज होता है, जो कोई पोजीशन मालिकाना हक का टाइटल का दावा करता है, वो केस हो गया खारिज। तो ऐसे सिचुएशन में वो केस का नकल आप निकालिए ताकि उस केस के आधार पर आपको प्रयास करना है कि आपका म्यूटेशन कायम हो जाए, आपके नाम पर जमीन का जो है वो दाखिल खारिज हो जाए, प्रयास करना है। लेकिन इसमें अगर ये तभी संभव है जब केस खारिज हो जाता है और साथ में उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आखिर जो आप पोजीशन करने वाले हैं उनका कानूनी अधिकार है, मतलब ऐसा कुछ रीजन तो लिखा जाएगा ना, खारिज करने का तो रीजन होगा। अब खारिज का केस गलत तरीके से फाइल कर दिया गया है, तो इस वजह से अगर खारिज होता है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसमें प्रॉपर एक रीजन लिखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि आखिर आपकी वजह से अगर ऐसा कुछ जो है केस खारिज किया गया है तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो है वो जजमेंट का जो कॉपी होगा उसमें मेंशन होगा। तो ऐसा होता है तो उस आधार पर आप म्यूटेशन कायम करवा सकते हैं, दाखिल खारिज करवा सकते हैं। सर हम लोग का जो है पुश्तैनी जमीन मेरे दादाजी के द्वारा 1985 में जो है धोखाधड़ी से पूरा जमीन को किसी जो है और ने अपने नाम पर करवा लिया, तो मेरा पूरा सेटलमेंट वाली जमीन जो है नहीं है, इसके वजह से
मेरा कास्ट जो है सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो कैसे ज़मीन निकलेगा, और अगर वो ज़मीन जो है नहीं निकला तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनेगा। तो अगर देखें आपके पूर्वज की ज़मीन है और जो है इस धोखाधड़ी का प्रोसेस जो है ये तो आपको बताना होगा कि पूरा ज़मीन किसी अपने नाम पर अगर करवा लिया है और वो धोखाधड़ी कैसे किया। मान लेते हैं जैसे धोखाधड़ी किया तैसे तो उसके जो है उसको पर्दाफाश भी करना होता है। तो अगर ये संभव है कि अगर उसका जो वो पूरा जो है जालसाजी किया और यह स्पष्ट अगर साबित होता है तो कानूनी तरीके से तो उसको जो है उसका पर्दाफाश आसानी से किया जा सकता है। तो वो ये बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा में ज़मीन है और जिस पर सरकारी स्कूल बना हुआ है, और जो है हमारे पास 1904 वाला खतियान है और हम लोग ज़मींदार से और जो है यहाँ पर जो हमारे पास ज़मीन का जो है अब है कि हमारे पास जो है ना ज़मीन का जो है यहाँ पर बैंक भी है जो ये सिद्ध करता है कि उसके यहाँ पर जो है लिखेगी ज़मीन हमारे पूर्वजों के नाम पर है। 75 के सर्वे में शिक्षा विभाग का यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर कोई जो है आधार नहीं है सर्वे का। हम जो है प्रॉपर्टी को कैसे खाली करें। देखें ये होता है ना कि कोई ज़मीन पर अगर स्कूल बना गया है, ये मान लेते हैं किसी का निजी ज़मीन है, ठीक है, निजी ज़मीन था। अब इसको क्या हुआ कि सर्वे में बना दिया सरकारी ज़मीन, ठीक है, सरकारी ज़मीन बना गया। अब ये जो सरकारी बना ना तो ये होना चाहिए दान पत्र से ये ज़मीन सरकार को दिया गया, स्कूल को दिया गया और उसके बाद इसको जो है सरकारी ज़मीन जो है घोषित किया गया या सरकारी स्कूल बनाया गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पूर्वज इसको दान पत्र में दे दिए हैं तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया, गलत तरीके से कोई ज़मीन को जो है अपने नाम पर करवा लिया या कोई गलत तरीके से जो है ये ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया, तो कोई साक्ष्य नहीं है, ज़मीन दिया नहीं गया, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप दावा कर सकते हैं और ये दावा कर सकते हैं ज़मीन हमको चाहिए, ये दावा कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर मुआवजा चाहिए। तो ये आपको एक लंबी लड़ाई जो है लड़नी पड़ सकती है, लेकिन जो आपका अधिकार है वो आपको अधिकार भी जरूर मिलेगा। सर हमारा ज़मीन का जो खेसरा है वो 341 है और खाता नंबर 139 खतियान है और दूसरा आदमी उसका जमाबंदी करा लिया है, लेकिन ऑनलाइन रसीद में जो है खाता लिख रहा है 130 और यहाँ पर खेसरा जो है हमारा वाला 341। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। 130 जो खाता मान लेते हैं है तो उसमें तो आपका ये जो खेसरा चढ़ गया, खाता यहाँ पर गलत है। उसके पिता अपने पोते बेटे के नाम से जो है ये नाम कर रहा है, तो क्या यहाँ पर सर जानकारी चाहता हूँ। तो कहें जानकारी ये हो गया कि सबसे बड़ी बात है कि आपके नाम ज़मीन का खेसरा है, खाता नंबर और खतियान है, ठीक है, ज़मीन का यहाँ पर खतियान है और आपका ज़मीन का जमाबंदी कायम है और ज़मीन पर आपका दखल है, तीनों है। अब अगर कोई व्यक्ति ज़मीन का जो है अपने नाम पर ज़मीन आपके नाम पर जो आपके खेसरे का जो है ऑनलाइन या जो भी है जैसे भी ज़मीन करा लिया है, जमाबंदी अगर कायम करा लिया तो उस जमाबंदी को आप जो है एडीएम कोर्ट से रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। मतलब जमाबंदी भी कैंसिल होता है और कैंसिल आप करवा सकते हैं। अब है कि अगर जो है गलत तरीके से पैसा जो है के दम पे कैंसिल जो है कर दिया गया है और एडीएम जो है कैंसिल जो है करने को ऑर्डर कर दिया, तो कैंसिल हो जाएगा या रहेगा। तो इसके लिए फिर क्या जो है कर सकते हैं, यदि जो है सारा डॉक्यूमेंट है तो क्या करना चाहिए गलत ऑर्डर यहाँ पर आया है तो एक बात तो समझ लें, अगर गलत तरीके से पैसे के दम पर अगर जमाबंदी को कैंसिल कर दिया गया, जमाबंदी को अगर यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, कैंसिल किया गया, तो आपको क्या करना है। अब है कि इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, यदि सारा डॉक्यूमेंट है तो क्या करना पड़ेगा। अगर गलत ऑर्डर डायरेक्ट जो है एडीएम के खिलाफ अगर वो गलत ऑर्डर पास किया, रुकना नहीं आपको, उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन हो, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया हो, डायरेक्ट जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देना है,
ठीक है, यानी डायरेक्ट सिविल अपील में चले जाना है आपको, यानी उनके खिलाफ या आप जो है आप वकील से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं उनके खिलाफ जो है शिकायत करने के लिए, अगर वो किसी प्रकार का कोई गलत ऑर्डर अगर पास करते हैं तो। अब फिर जो है सुनवाई होगी, उनको अगर वो गलत किए होंगे तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहले कमेंट किए होंगे, आपका कमेंट नहीं आया, एक बार फिर से आप कर दें, मेरा प्रयास रहेगा हम आपको जो है आपके सवाल का जवाब दे सकें, आपको बता सकें, आपको गाइड कर सकें। आप जो है अपने सवाल का जवाब देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट है यहाँ पर कानूनी निदान, आप जाएंगे कानूनी निदान, ये आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा, उसमें जाकर आप जो है देख सकते हैं, यानी अपना सवाल का जो है जवाब आप वहाँ पर जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।